सीनियर तज्जियाकार इरफान सिद्दीकी के मुताबिक बिलाशुबा इमरान खान सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है और नाअहल भी। वो ना इंतखाबी मुहिम चला सके, ना इंतखाबात में हिस्सा ले सके। 2018 में नवाज शरीफ भी सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में थे और नाअहल भी। वो भी ना इंतखाबी मुहिम चला सके, ना इंतखाबात में हिस्सा ले सके। यही हाल मरियम नवाज का था। हमदर्दी की लहर उस वक्त भी थी। फर्क सिर्फ ये है कि तब हर सतह की इंतखाबी इंतजाम कारी 2 साल मेहनत के तहफ़्फ़ुज़ और इंतखाबी नताइज की तनाबें कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद और आसिफ गफूर जैसे जर्री हिकमतकारों के हाथों में थी, जो एक जमात को नमूना इबरत बनाने और एक जमात को हर कीमत पर इक़्तिदार में लाने का हल्फ उठा चुके थे। अपने अहदाफ के लिए बरहंगी की हद तक तहजीब व शाइस्तगी की हदें फलांग जाने में उन्हें कुछ नदामत न थी। सो सरे शाम जूं ही नताइज सरकशी करते दिखाई दिए, उन्होंने RTS की मुश्कें कसी, मन चाहे नताइज मुरतब किए और बाज़ाब्ता तौर पर ये ट्वीट करके सो गए, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत से नवाज दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। अगर आज 6 बरस कबल के जर्री सपूतों की जगह आसिम मुनीर, नदीम अंजुम और फैसल नसीर न बैठे होते, या उनका तर्ज अमल भी 2018 के किरदारों की तरह हया बाख्ता होता, तो PTI के हिमायत याफ्ता आज़ादों के ठट्टे के ठट्टे न लगे होते। और ये वही आसिम मुनीर है जिसका रास्ता रोकने के लिए इमरान खान ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। तकर्री से 2 दिन कबल रावलपिंडी पर यलगार की बात न बनी तो इसका तख्ता उलटने के लिए 9 मई को एक बड़ा हमला करके फौज को बगावत पर उकसाने की साजिश की। अगर आज इमरान खान की मुखालिफ पार्टियों को कोई बाजवा, कोई फैज हमीद, कोई आसिफ गफूर मैसर आ जाता तो मंजरनामा क्या होता? इंतखाबात का मरहला तो तमाम हुआ, लेकिन क्या इसके नतीजे में पाकिस्तान देरपा सियासी इस्तेहकाम से हमकिनार हो पाएगा? इस सवाल का जवाब मिलने में कुछ वक्त लगेगा। पाकिस्तान को दरपेश इंतहाई गंभीर मसाइल, संगीन चैलेंजों की शक्ल में मुंह फाड़े खड़े हैं। सबसे बड़ा बहरान ज़बूहाल मईशत को संभाला देना है, जिससे आम आदमी के लातादाद मसाइल जुड़े हैं। इन मसाइल का हल सियासी इस्तेहकाम, पॉलिसियों का तसलसल और कामिल यकसुई मांगता है। इसके लिए शर्त अव्वल यह है कि पार्लियामेंट में राह पाने वाली जमातें अपने अपने सियासी मफादात से थोड़ा ऊपर उठें और इज्तिमाई कौमी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएं। इस वक्त तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात है। जुमे की शाम जमात के कायद नवाज शरीफ ने सियासी बलूगत और कौमी मसाइल के शऊर पर मबनी निहायत मुस्बत पैगाम दिया कि आएं हम सब मिलजुल कर कौम की किश्ती को भंवर से निकालें। अगले चंद दिनों में अंदाजा हो जाएगा कि ये पैगाम किस हद तक पजीराई पाता है। सियासी इस्तेहकाम के लिए PTI हिमायत याफ्ता आज़ादों का किरदार खुसूसी अहमियत रखता है। क्या वो एक मुनज़्ज़म धड़े के तौर पर मौजूद रहते हैं? क्या वो अपने आप को किसी एक रुकनी या 2 रुकनी जमात में जम कर देंगे? क्या वो खिजा रसीदा पत्तों की तरह हवाओं का रिस्क हो जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये, क्या ये गिरोह एक बदली हुई मुस्बत और तसादुम गुरेज हिकमत अमली अपनाएगा, या उसी आतिश फिशाई दहाने से फुटता लावा बना रहेगा जो कई बरसों से कश्ते जमहूरियत की हरियाली को चाट रहा है? मसला ये है कि इमरान खान की लुगत में हिकमत, मसलहत, मफाहमत, मुकालमे और जमहूरी लचक जैसे अल्फाज हैं ही नहीं। इसी को वो अपने बयानी की ताकत समझते हैं, और यही बयानिया न सिर्फ मुल्क बल्कि खुद खान साहब के लिए भी लातादाद मसाइल पैदा कर रहा है। अपनी इंतखाबी कामयाबी को भी उन्होंने गुलामी नामंजूर के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। गोया पार्लियामान भी गुलामी से निजात का एक मोर्चा होगी, और या अपना गिरबां चाक या दामन यजदा चाक का जहादी मार्का जारी रहेगा। अगर पार्लियामान के अंदर मौजूद ये आज़ाद किसी भी नाम तले इमरान खान के फलसफे सियासत के तहत बारूद खाना बने रहते हैं, तो जमहूरी इक़दार पर यकीन रखने वाली जमातों को निज़ाम के तसलसल और अवामी मसाइल के हल के लिए बहर तौर एक दूसरे से हाथ मिलाना पड़ेगा। आज़ाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में से कोई भी अपने जोरे बाजू पर हुकूमत नहीं बना सकता। बैरिस्टर गौहर ऐलान कर चुके हैं कि वो किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी हाथ नहीं मिलाती तो ऐवान अपना कायद चुनने में नाकाम रहेगा और असम्बली टूट जाएगी। फिर क्या होगा? बारूद खाना के लिए न सही रिवायती जमहूरी सियासी जमातों के लिए ये सवाल निहायत अहम है। शकूक शुबात और बेयकीनी की गहरी धुंध के बावजूद 8 फरवरी के साफ शफाफ उफुक से इंतखाबात का सूरज तुलू हुआ, जब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली को रुखसत हुए 1 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है, और सिंध, बलूचिस्तान और वफाक के मुंतखब ऐवानों को तहलील हुए भी 6 माह होने को हैं।
اہم بات یہ ہے کہ انتخابی عمل بڑی حد تک پرامن رہا۔ داخلی اور خارجی مبصرین نے بے قاعدگیوں کی بات ضرور کی ہے جو دنیا بھر کے انتخابی معاملات کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن کسی نے منظم دھاندلی کی طرف اشارہ تک نہیں کیا۔ میں نے اسلام آباد اور راولپنڈی کے درجنوں پولنگ اسٹیشن دیکھے، ہر جگہ رونق اور گہما گہمی تھی۔ پی ٹی آئی سمیت تمام جماعتوں کے کارکن اپنے اپنے پرچم اٹھائے متحرک دکھائی دیے، کہیں بھی فوج، رینجرز یا پولیس کے جتھے دکھائی نہیں دیے۔ 2018 میں یہ کیفیت نہ تھی، تب ہر پولنگ اسٹیشن وردی پوشوں کے نرگے میں تھا۔ مجھے یاد ہے میں ووٹ ڈالنے گیا تو عین پولنگ بوتھ کے اندر 2 سپاہی بندوقیں تانے کھڑے تھے، اندر باہر خوف و ہراس کا عالم تھا۔ میں ووٹ دے کر بالائی منزل کی سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو ایک ترحد سے جوان نے آ کے بڑھ کر بڑے ادب سے سلام کیا، ہاتھ ملایا اور بولا، سر میں کرنل آپ کا شاگرد رہا ہوں۔ میں نے شگفتہ سے بے تکلف لہجے میں پوچھا، کسے ووٹ ڈالنے آئے ہو؟ کہنے لگا، نہیں سر میں آج کل یہاں ہوں، میری ڈیوٹی لگی ہے۔ اب کے ماحول خاصا کھلا اور آزادانہ تھا۔ نتائج میں ناروا تاخیر کا کوئی معقول جواز ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ اس کی قابل قبول توجیہ الیکشن کمیشن پر واجب ہے۔ خدا کا شکر ہے ایک بڑی جمہوری مشق مکمل ہو گئی۔ اہل فارس کا محاورہ نما قول ہے، آفتاب آمد دلیل آفتاب، یعنی سورج طلوع ہونے کی دلیل سورج خود ہی ہوتا ہے۔ انتخابی نتائج خود ہی گواہی دے رہے ہیں کہ 2018 والا آسیب حرکت میں نہیں آیا۔ لگ بھگ تمام مبصرین یہی کہہ رہے تھے کہ نتائج کا انحصار پی ٹی آئی کے ووٹرز پر ہے۔ اگر وہ بڑی تعداد میں گھروں سے نکل آئے تو نتائج حیران کن بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ پیش بینی درست ثابت ہوئی۔ پی ٹی آئی کے ووٹرز جوش و جذبے کے ساتھ متحرک ہوئے اور نتائج نے تمام مبصرین کو چونکا دیا۔ کیا یہ عمران خان سے ہمدردی کی لہر تھی یا کچھ اور؟